नमस्कार, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 16 दिसंबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। फर्जी आईडी से महाकाल मंदिर की भस्म आरती में प्रवेश की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार यूनुस मुल्ला को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट में यूनुस की जमानत के लिए मुंबई की इवेंट मैनेजर और फैशन डिजाइनर खुशबू भी मां के साथ पहुंची। मुंबई निवासी खुशबू यादव अपने कर्मचारी यूनुस के साथ महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए पहुंची थी। भस्म आरती में प्रवेश के लिए खुशबू ने अपना आईडी कार्ड और यूनुस की जगह अभिषेक दुबे का आईडी देकर अनुमति ली थी। यह अनुमति मंदिर के पुजारी गणेश नारायण शर्मा और बाला गुरु ने रितेश नामक कर्मचारी के जरिए कराई थी। कमरा लेते समय हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के होने से लव जिहाद का मामला होने से होटल कर्मचारियों ने शिवसेना कार्यकर्ता को सूचना दी थी। इसके बाद ही यूनुस को महाकाल मंदिर परिसर से पकड़ा गया था। बुधवार को दिन भर सुर्खियों में रहे इस मामले का पटाक्षेप रात उस वक्त हुआ जब खुशबू की मां पार्वती उज्जैन पहुंची। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने सारी बात स्पष्ट की। इसमें यह साफ किया कि यूनुस मुल्ला उनका कर्मचारी है। खुशबू के साथ वह उज्जैन आया था। गुरुवार की दोपहर यूनुस को सीजेएम वीरेंद्र जोशी की कोर्ट में पेश किया। चूंकि पुलिस ने मामले में धारा 419 लगाई थी, ऐसे में सारे तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने यूनुस को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट में खुशबू और उसकी मां पार्वती यूनुस की जमानत को लेकर सक्रिय दिखाई दिए। हालांकि यूनुस को जमानत नहीं मिलने से वह मायूस हो गई। कि मैंने बताया कि जब चेकिंग के समय ही लोगों ने, जो हमारे मंदिर के कर्मचारी थे, सुरक्षा की एजेंसी के जो लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया है। इसीलिए मुझे लगता है उन्होंने अच्छा काम किया है। प्रकरण जो है दर्ज करा दिया गया है। जो दोषी है उसको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी और भविष्य के लिए हमारे लिए कि चेतावनी के रूप में भी है कि हम लोग और ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई कानून व्यवस्था संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कंट्रोल में है और हम लोग CCTV या फिर जो भौतिक चेकिंग है उसके माध्यम से उस पर कंट्रोल किया। कोरोना संक्रमण के कारण उज्जैन में सरकारी रिकॉर्ड से ज्यादा मौतें हुई थी। इसका खुलासा मौत के बाद दी जा रही अनुग्रह राशि से होता है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में उज्जैन में 171 मौतें हुई थी। यानी कोरोना काल में प्रशासन ने मौत के आंकड़ों का सच जाहिर नहीं किया था। दरअसल कोविड की दूसरी लहर में धधकते शमशान वास्तव में हो रही मौतों और सरकारी मौतों के आंकड़े में हेराफेरी की आशंका जता रहे थे, लेकिन तब मामले को दबा दिया था। अब जब अनुग्रह राशि बांटी जा रही है तो यह खुलासा हो रहा है कि मौतें ज्यादा हुई थी। दरअसल उस समय CT स्कैन के जरिए पहचाने गए कोविड संक्रमितों की गिनती में चूक हो गई थी। कई संक्रमित निजी स्तर पर CT स्कैन रिपोर्ट के बाद निजी स्तर पर इलाज करा रहे थे, जबकि प्रशासन RT-PCR रिपोर्ट में पॉजिटिव आने वालों को ही संक्रमित मान रहा था। आपाधापी के बीच प्रशासन का जोर भी मौत के आंकड़ों को कम रखने पर था, लिहाजा रिकॉर्ड में मौतें भी कम ही दर्ज की गयी। अब जब अनुग्रह राशि देने का मसला सामने आया तो 2 डॉक्टरों से प्रमाणित रिपोर्ट को मान्य कर लिया गया। अब तक 716 आवेदन अनुग्रह राशि के लिए आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा को अनुग्रह राशि स्वीकृत भी की जा चुकी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, CT स्कैन के पहचाने गए संक्रमितों की रिपोर्ट भी अनुग्रह राशि के लिए मान्य की जा रही है। इस कारण ज्यादा लोगों को अनुग्रह राशि मिल रही है। देखिए, इसमें जो हमारे यहाँ मृत्यु का आंकड़ा कोरोना का जो बुलेटिन में जारी होता है उसमें जिनका RT-PCR या RAT से पॉजिटिव आते हैं उनका ही नाम रखा जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने RT-PCR या RAT नहीं कराया था, केवल और केवल CT स्कैन कराते थे और उसके आधार पर उनको संदिग्ध या फिर पॉजिटिव जो है घोषित कर दिया जाता था और उनका इलाज होता था। तो ऐसे भी कुछ लोगों की डेथ्स हुई हैं। लेकिन जो नियम है उसमें अगर कोई 2 डॉक्टर लिख के दे रहे हैं कि उनकी कोरोना संदिग्ध थे और उनकी मृत्यु हुई है तो हम उनको भी मुआवजा दे रहे हैं। इसीलिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कहीं आंकड़े सुधारने जैसी बात नहीं है। जो RT-PCR या RAT के अलावा भी जो हॉस्पिटलाइज रहे हैं और 2 डॉक्टरों ने उसको वेरीफाई किया है उनको भी मुआवजा देने का। कि मुझे एग्जैक्ट संख्या तो भी नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 200 के आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अभी हम लोग मुआवजा जारी कर चुके हैं।
श्री महाकालेश्वर महाराज मंदिर विस्तार योजना के तहत ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि 15 फरवरी तक रुद्रसागर में सीवरेज का एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। गुरुवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार योजना की कलेक्टर ने समीक्षा की। स्मार्ट सिटी नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कलेक्टर ने 15 फरवरी तक रुद्रसागर कॉरिडोर, फैसिलिटी सेंटर और सौंदर्यीकरण के काम पूरा करने को कहा है। नगर निगम को रुद्रसागर की जलकुंभी हटाने और साफ पानी भरने की जिम्मेदारी दी गई है। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टॉयलेट, पीने का पानी, सिटिंग अरेंजमेंट का आकलन करने की जिम्मेदारी महाकाल मंदिर समिति प्रशासक और उनकी टीम को दी गई है। मंदिर परिसर में बनने वाले नए प्रवचन हॉल का एस्टीमेट बनाने, हरी फाटक ओवरब्रिज की चारों भुजाओं को चौड़ीकरण करने पर चर्चा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 10 दिन के भीतर आए कोरोना संक्रमितों के 3 केसों ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। कोविड की दूसरी लहर में शहर में हाहाकार देख चुके प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर बेड तक की व्यवस्थाओं का रिव्यू किया जा रहा है। जरूरी दवाओं का 1 महीने तक का बैकअप तैयार किया जा रहा है। बुधवार को ही बड़नगर के सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर कोरोना संक्रमित मिले थे। वह एक समारोह में शामिल होने बाहर गए थे। उनसे पहले एक दंपत्ति संक्रमित पाए गए थे। तीनों संक्रमितों को माधवनगर अस्पताल में रखकर उपचार दिया जा रहा है। इनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पूरी तरह अलर्ट है और पूरी सावधानी रख रहे हैं। सभी अस्पताल के जो प्रबंधक, बीएमओ और मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सबकी मेरे द्वारा मीटिंग ली गई है और सबको ये बताया गया है कि पूरी तैयारी हमको रखनी है। चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स का क्रियाशील होना हो, चाहे उनकी प्योरिटी चेक करना हो, उनकी जो लाइंस हैं वो ठीक होनी चाहिए। अस्पतालों में अगर बेड की कमी है तो बेड हम लोग ले आएँ, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे सुधरवा लें, दवाओं की और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनकी लगभग 1 महीने की हम लोग जो है उनका बैकअप तैयार करके रखें। ये सारी चीज़ें करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगले 6-7 दिनों में हमारी पूरी तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसको अगर रोकना है तो हमें वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस लगवाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और इसके तहत लगभग 10-12% अभी लोग जो बचे हुए हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है उनको तत्काल सेकेंड डोज लगवाने हैं। एक बार अगर हम लोग 100% डबल डोज से वैक्सीनेट हो जाते हैं तो तीसरी लहर आने की संभावना लगभग खत्म हो। सोयाबीन फसल की खराबी को लेकर फसल बीमा रिपोर्ट बीमा कंपनियों तक नहीं पहुंचाने का विरोध भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को धरना देकर किया। बड़ी संख्या में स्मार्ट सिटी कार्यालय के सामने किसानों ने धरना दिया। किसानों ने साफ किया कि उनकी मांगों पर अगर प्रशासन ने गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया तो 7 दिन बाद शहर में प्रवेश करने वाली हर सड़क को जाम कर दिया जाएगा। दरअसल 2020 में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन में हुए नुकसान के आकलन की रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई है। इस वजह से किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। किसानों ने बिजली शेड्यूल बदलने की भी मांग की है। इनका कहना था कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शेड्यूल बदल दिया है। इस शेड्यूल को पूर्ववत करना चाहिए। भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री भारत सिंह बेस ने कहा कि अगर 7 दिन के भीतर आकलन रिपोर्ट बीमा कंपनियों तक नहीं भेजी गई तो 7 दिन बाद शहर के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय किसान संघ का प्रदेश व्यापी सभी जिला केंद्रों पर आज धरने का कार्यक्रम है। इसमें प्रमुख मांग हमारी ये है कि 2020 खरीफ में जो सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ था पीला मोजक रोग लगने से, उसकी बीमे की राशि का जो क्लेम बनना था और उसकी जो रिपोर्ट थी नुकसान के आकलन की, वो आज तक बीमा कंपनी को प्रशासन द्वारा दी नहीं गई है। इस कारण से पूरा उज्जैन जिले के किसान आज बीमे क्लेम की राशि से वंचित है। इसी मांग को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। हमने प्रशासन से भी ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 7 दिवस के अंदर ये रिपोर्ट तत्काल बीमा कंपनी को दी जाए। ये तो उज्जैन जिले के उज्जैन शहर के प्रमुख मार्गों पर भारतीय किसान संघ चक्का जाम का आंदोलन करेगा। भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा युवक लापता हो गया। उसके भाई ने नीलगंगा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक लापता युवक का नाम आकाश पिता देवी सिंह ठाकुर है। वह गुलाना शाहजहांपुर का रहने वाला है और आर्मी में भर्ती की तैयारी के लिए प्रकाश नगर में अपनी बुआ के बेटे बलराम पिता धारा सिंह के साथ रहता था। बलराम ने पुलिस को बताया वह बुधवार को पार्सल लेने देवास गेट गया था। लौटा तो आकाश घर पर नहीं था। इसके बाद कोचिंग और उसके दोस्तों से पूछताछ की लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। ग्राम फतेहाबाद में हुए मान के कार्यक्रम में चाकू चल गए। 3 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। चिंतामन पुलिस ने बताया पवन पिता सत्यनारायण माली निवासी जयसिंहपुरा अपने भाई के घर ग्राम फतेहाबाद में मान के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। यहां चेतन माली, जितेंद्र माली
और बद्री माली निवासी शांति नगर से किसी बात पर विवाद हो गया, जिस पर तीनों ने पवन पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। पवन को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने तीनों बदमाशों पर प्रकरण दर्ज किया है। ये क्या है कि कार्यक्रम में गया था, मान के कार्यक्रम में, तो इसको कोई ये बाथरूम करने गया था, गाड़ी पे घेर लिया। 7-8 लोग थे, जिसमें 3 लोगों ने इसको मारा है। और 3 लोगों ने मारा है, एक तो बद्री, दूसरा बद्री माली, नानूराम माली और चेतन माली पिता बद्री माली, और जितेन माली पिता बद्री माली, इनने मारा। और 4 लोग अन्य हैं जो आइड साइड खड़े होकर उसको कह रहे थे, बोले मारो। थाना चिंतावन के अंतर्गत एक घटना की कायमी थाना चिंतावन पे हुई है। इसमें एक ही समाज के 2 लोग थे, किसी कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए थे और बाद में उनमें पुराना कोई विवाद भी चल रहा था। इसी बात को लेकर कोई कहासुनी हुई और उसमें आपस में मारपीट हो गई। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को चाकू भी लगा है और इसमें पूरे पुलिस ने 307 का अपराध पंजीबद्ध किया है और जो नामजद आरोपी हैं उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपियों की तलाश भी जारी है। सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य पर विराजित निश्चलानंद सरस्वती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन, मिलन और दमन नीति में माहिर मानते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को वह इन नीतियों का भुक्तभोगी मानते हैं। शहराय शंकराचार्य ने मीडिया के सामने हमेशा की तरह अपनी बेबाक राय जताई। मोदी जी के धर्म के रास्ते पर चलने के सवाल पर तो सीधे तौर पर कुछ नहीं बोलते हुए इतना जरूर कहा कि वह राजधर्म पर चल रहे हैं, जिसका एक अंग राजनीति है। राजधर्म से राजनीति अलग नहीं है। राजनीति, राजधर्म, अर्थनीति, छात्र धर्म, दंड नीति, यह राजधर्म में ही आते हैं। धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति का मतलब है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ, संपन्न, सेवा पारायण समाज की रचना करना। मोदी जी की 3 विशेषता है, नमन, मिलन, दमन। इसमें माहिर हैं भुक्तभोगी मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी हैं, उनसे पूछिए। वैसे देशभक्त हैं, घर भरने वाले नहीं हैं, बुलंद हैं, डरपोक नहीं हैं। मोदी जी में बहुत से गुण हैं। मैंने कहा राजनीति जो है धर्म की सीमा के बाहर है ही नहीं। महाभारत आदि का अध्ययन कीजिए। राजनीति 1, राजधर्म 2, दंड नीति 3, अर्थनीति 4, छात्र धर्म 5। ये 5 पर्यायवाचक शब्द हैं। शंकराचार्य जी ने कहा, ऐसे मुद्दों पर हम बोलना चाहते हैं लेकिन लोग ही विकास मान रहे हैं, तो क्या कहा जाए। शंकराचार्य जी ने कहा कि भुवनेश्वर में हवाई अड्डे का विरोध किया तो लोग बोलने लगे कि विकास हो रहा है। सुनिए, जितने तीर्थ हैं, तपस्थली हैं या नहीं, उनको भोगस्थली, पर्यटन का केंद्र, आकर्षक बना देना सेकुलर शासन तंत्र का यही प्रयास होगा और उनकी सीमा के अंदर यही कुछ हो सकता है और तो कुछ नहीं होगा। एक कोई मुख्य मंदिर ले लिया, एक जलाशय ले लिया, दोनों तक प्रशस्त मार्ग बना दिया, घर तोड़ना हो तोड़ दिया मुआवजा के नाम पर। जिनका घर नहीं टूटना होता वो कहते हमारे घर को भी तोड़ दो, मुआवजा खूब मिलना है। तोड़ने के बाद मुआवजा देते नहीं। ये तो पूरे भारत में लहर है। क्या एक जलाशय ले लो, स्वाभाविक, एक मंदिर मुख्य ले लो, बाकी सबको मार्ग प्रशस्तकरण, सौंदर्यकरण के नाम पर रौंद दो। ये तो पूरे भारत में विकास का यही स्वरूप आजकल चल रहा है। शंकराचार्य जी ने कहा, तीर्थ स्थानों को पर्यटन स्थल बनाना सेकुलर शासन तंत्र का प्रयास है। तीर्थ स्थानों के विकास के लिए चल रही योजनाओं पर शंकराचार्य जी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थानों के विकास के नाम पर पूरे भारत में घरों को रोंदने का काम चल रहा है। जनता उसे अनुकूल मानती है या प्रतिकूल, यह बात होनी चाहिए। सरकार भी दमन नीति और प्रशस्ति नीति पर चल रही है। इस मुद्दे पर मैं क्या बोलूं? हमारा देखिए, हमारा जो दायित्व है उसका हम निर्वाह न करें संभव असंभव है। सुनिए, हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है, केवल पुरी से 55 किलोमीटर दूर। एक पुरी के पास हवाई अड्डा बनने की योजना हुई। हमने कहा ये तो उचित नहीं है। युवक लोग बोल पड़े विकास का विरोधी शंकराचार्य हैं, तो मैं किसके लिए बोलूं? धर्म स्थान के विकास के नाम पर प्रचार करने के राजनेताओं के प्रचार को भी शंकराचार्य जी ने कटघरे में खड़ा किया। शंकराचार्य जी ने कहा कि सरकार एक देवस्थान और जलाशय को चुन लेती है और अपना प्रचार करती है। क्या कि धार्मिक क्षेत्र, एक देवस्थान को चुन लेती है सरकार, एक जलाशय को चुन लेती है प्रशस्त,
राजमार्ग को करती है, तोड़ने वालों के मकान टूट जाते हैं, कोई विरोध नहीं करता। अर्थात सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ भी हो सकता है। जब अंग्रेजी कट बाल बनाते हैं तो बाल की छटनी होती है या नहीं? शंकराचार्य जी ने कहा कि लोकमत को अपने अनुकूल बनाकर ही राजनीतिक दल अपना कदम उठाता है। लोकमत को सरकार के विरुद्ध करना बहुत कठिन होता है और सब जगह में खड़ा नहीं हो सकता। लोकमत को पहले अनुकूल करके ही कोई राजनीतिक दल अगर विचारशील है तो कदम उठाता है। लोकमत को अपने अनुकूल करके ही फिर लोकमत को वो सरकार के विरोध में करना, लोकमत को अनुकूल करके ही शासन तंत्र कोई कदम उठाता है। अब लोकमत को फिर शासन तंत्र के विरोध में खड़ा करना, सब जगह में खड़ा हो जाऊं, उचित नहीं ना। राजनेताओं की दृष्टि पर भी शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राजनेता और शासन तंत्र वर्तमान को देखकर कदम उठाते हैं। कदम तीनों काल को देखकर उठाने चाहिए। वर्तमान को लेकर उठाए कदम हमेशा गड्ढे में डालते हैं। राजनेताओं की दृष्टि केवल वर्तमान तक होती है, इंद्रियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक होती है, मन की दृष्टि जो है तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में होती है। शासन तंत्र अभी जो भी कदम उठाता है केवल वर्तमान को देखकर, और वर्तमान को देखकर ही जो कदम उठाया जाता है भविष्य में जाकर अंधकार के गड्ढे में फेंक देता है। तीनों काल पर ध्यान रख करके जो कदम उठाया जाता है ठोस होता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि विपत्ति के समय मठ मंदिर ही लोगों के आश्रय होते हैं, बशर्ते महंत, मंडलेश्वर, पुजारी भोगी ना हो। विपत्ति के समय मठ मंदिर ही व्यक्ति के आश्रय होते हैं, ये ध्यान रखने की बात। हमारे दुर्ग है ना, किले हैं ना, हमारा दुर्ग और किला कौन है? मठ मंदिर। विपत्ति के समय मठ मंदिर ही लोगों के आश्रय होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि महंत, मंडलेश्वर, पुजारी भोगी ना हो। तीर्थ स्थानों के नाम बदलने को शंकराचार्य जी ने सही ठहराया और कहा कि हमारे तीर्थ स्थलों को विकृत नाम दिया गया, अगर ये बदले जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे तीर्थ स्थलों को विकृत नाम दिया गया, हमारा अधिकार है कि हम उनको यथावत सुसंस्कृत नाम दें, इसमें क्या आपत्ति? टोल-काटा लगाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 1957 से लेकर 1970 तक का रिकॉर्ड नष्ट करेगा। वैक्सीनेशन के महाअभियान में गुरुवार शाम 7 बजे तक केवल 20,000 टीके ही लग सके थे। 1,23,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर हेल्पलाइन योजना शुरू की गई। इसका नंबर 14567 है। पंचायत चुनाव के नामांकन शनिवार को भी भरे जाएंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। नई शिक्षा नीति पर 18 दिसंबर को व्याख्यान होगा। विक्रम कीर्ति मंदिर में शाम 4 बजे डॉक्टर संतोष चौबे व्याख्यान देंगे। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण 21 एवं 22 दिसंबर को होगा। स्कॉलरशिप पोर्टल 31 दिसंबर को खुलेगा। इसमें नई स्कॉलरशिप के आवेदन होंगे। 15 जनवरी तक पोर्टल पर आवेदन हो सकता है। 10 MP बटालियन के नेशनल ट्रैकिंग कैंप में शामिल होने आंध्र प्रदेश गए कैडेट्स गुरुवार को शहर लौट आए। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।